आज हम लोग मानव संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव संसाधन मतलब जानते हो ना क्या होता है? जैसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था खाली संसाधन के बारे में। तो संसाधन जो है वो 3 तरीके का होता था। पहला था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानव निर्मित संसाधन और तीसरा था मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में क्या होता है कि मानव का जो कौशल लगता है और मानव का जो बुद्धि वगैरह लगा के कोई काम को करता है तो वो मानव संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है? जैसे कोई सेवा देता है, कोई टीचर है तो वो टीचिंग करता है, पढ़ाता है, कोई डॉक्टर है तो वो लोगों का इलाज करता है, तो ये किसमें आ जाता है? ये मानव संसाधन में आ जाता है, ठीक है? लोग ही क्या है? तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग क्या हैं? जितने भी आदमी हैं वो क्या हैं? किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है। सो ये गाइस, मेरा नाम है नयन, स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लोग जो है वो राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है और साथ साथ क्या है? तो प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है? प्रकृति की देन जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है वो तब तक ही महत्वपूर्ण होती है जब तक वो क्या होती है? लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो, किसी को ऑक्सीजन लोगों को चाहिए ना, हम लोगों को सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो प्लांट क्या है? प्लांट जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। मानव संसाधन क्या है? मानव जो संसाधन है वो क्या है? अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिपेरिता, लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। हमें जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि अगर हमें कोई फर्नीचर बनाना है तो हम क्या करते हैं? प्लांट को ये काट लेते हैं, उससे जो लकड़ी मिलता है उससे हम लोग क्या करते हैं? फर्नीचर बना लेते हैं, ठीक है? अन्य संसाधन के भांति मानव संसाधन जो है विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। विश्व में जो है समान रूप से वितरित नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पर जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या जो है बहुत कम है, ठीक है? अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से अलग हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। कहीं पर देखो, कहीं पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं पर क्या है? कहीं पर ज़्यादा आयु के लोग हैं, कहीं पर कम युवा लोग हैं, ठीक है? और साथ साथ क्या है? लिंग में भी परिवर्तन, कहीं पे ज़्यादा स्त्री है, कहीं पे ज़्यादा पुरुष है। तो इन सब चीज़ से भी क्या है? तो ये सब जो है वो अलग हैं, भिन्न हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर दिया है ये जो छुटकू सा बॉक्स है, इसको जरूर से पढ़ना, ठीक है? इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ दिया रहता है। तो इसमें क्या दिया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PKVI, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवा को 2016 से 2022, सॉरी 22 बोलता हूँ, 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रशिक्षित मतलब लोगों को शिक्षा दिया जाए, पढ़ा लिखा दिया जाए, अच्छा स्किल सिखा दिया जाए, ठीक है? इस योजना का उद्देश्य सभ्य और मौजूदा मजदूर अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था, ठीक है? अब जैसे देखो, हर तरह का युवा है तो हर आदमी हर काम थोड़ी कर सकता है। अब किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, किसी को गाड़ी चलाना आता है, कार का बात कर रहा हूँ, किसी को कार चलाना नहीं आता, किसी को ट्रक चलाना आता है, किसी को ट्रक चलाना नहीं आता है। तो तरह तरह का चीज़ है, तरह तरह का काम है, अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ जानते हैं। तो ये जो है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चालू हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यह था कि 1 करोड़ भारतीय युवा को प्रशिक्षित करना है और उसे रोजगार के योग्य बनाना है, ठीक है? अब देखो, ये जो चित्र दिया है, यहाँ पर जो ये चित्र दिया है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें एगो बच्चा है, इसका नाम मान लो गुल्टन है। इसका नाम क्या है? गुल्टन मान लेते हैं, ठीक है? इसको जी से गुल्टन बोलते हैं। तो गुल्टनवा क्या कह रहा है कि हमारे गांव में जो है 1,000 लोग रहते हैं, ठीक है? इसका नाम मान लेते हैं पलटन है। पलटनवा क्या कह रहा है कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ठीक है? मेरी कक्षा में क्या है? 30 बच्चे हैं। और इसका नाम मान लेते हैं, ये लड़की है, इसका नाम मान लेते हैं स्वीटी। स्वीटी क्या कह रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, ठीक है?
पलटन क्या कह रहा है कि हमारे क्लास में 30 बच्चा है, और स्वीटी कह रही है कि मेरे स्कूल में 500 बच्चा है। और ये जो गुलटनमा है, गुलटनमा क्या कह रहा है कि हमारे गांव में 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैडम कहती है कि क्या आपको क्या लगता है कि मैंने विश्व में कितना लोग रहता है। तो ये जो लड़का है इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बबलू। बबलू बबलू क्या कह रहा है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसकी टीचर क्या कहती है कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताना आप कमेंट करके जरूर कि 1 अरब में कितने जीरो होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जनसंख्या का वितरण कैसे होता है। जनसंख्या का वितरण जो है वो कैसे होता है, तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उससे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अब जैसे देखो भूपृष्ठ पे जितने भी लोग हैं, धरती पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग फैले हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो फोटो दिया हुआ है, ये जो चित्र दिया है, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, तो इसमें क्या है, एशिया में रहने वाले लोग क्या हैं, तो येलो कलर में है, पीले रंग में है। उसके बाद यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं वो किस कलर में, तो नारंगी रंग पे हैं। अफ्रीका में रहने वाले लोग जो हैं वो बैगनी कलर के हैं। और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग वो नीले कलर के हैं। और उत्तर अमेरिका में रहने वाले लोग ये हल्के लाल कलर में हैं। ठीक है, उसके बाद ओसेनिया मतलब देखो ओशियन के आसपास जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले लोग किस कलर में है, तो ग्रीन कलर में है। तो प्रति 100 में तुम आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या के लोग हैं, एशिया के लोग हैं। सबसे ज़्यादा किसके लोग हैं, तो एशिया वाले लोग हैं। उसके बाद यूरोप के आते हैं। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे अफ्रीका के लोग। फिर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, ये मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग। उसके बाद उत्तर अमेरिका में रहने वाले लोग। और सबसे कम कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के आसपास के। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग जो है वो भूपृष्ठ के लगभग 30 भाग पर निवास करता है। ठीक है, जैसे देखो पृथ्वी पूरा है, तो उसमें जो है उसका 30% हिस्सा में ही विश्व का 90% लोग रहता है। बाकी ये जो हिस्सा है ना, इसमें 10% लोग रहता है। तो तुम सोचो कि 30% हिस्सा में 90% लोग रहता है, और बाकी का जो है 70% हिस्सा में 10% लोग रहता है। तो तुम सोचो कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो देखो विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो अत्यंत असमान है। असमान है क्यों, क्योंकि देखो यार, इधर 10% लोग हैं, इधर 90% लोग हैं, तो असमान है ना। दोनों साइड इक्वल थोड़ी है, दोनों साइड बराबर थोड़ी है, नहीं ना है बाबू। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है वो बहुत घने बसे हुए हैं, और कुछ जो है विरल बसित क्षेत्र हैं। कुछ में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ में बहुत कम लोग रहते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्व अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ पर कह रहा है बाबू, तो एशिया में कह रहा है, और यूरोप में कह रहा है, और साथ साथ कहाँ पर कह रहा है, तो उत्तर पूर्वी अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, उच्च पर्वत एवं विषुवतीय वन के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ये रहता है, ठंडा रहता है, और कहीं पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा जंगल रहता है। तो वहाँ पर लोग जो है वो बहुत कम रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो मतलब दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं। दक्षिण जैसे देखो ये हो गया ना, अर्थ हो गया। तो अर्थ में क्या है, ये जो 4 हिस्से में हम लोग इसको पहले कर लेते हैं। इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट, इधर हो गया आपका ऊपर साइड नॉर्थ, और इधर हो गया साउथ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण की अपेक्षा मतलब इधर की अपेक्षा ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ में ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व का जनसंख्या, पूरा जनसंख्या का लगभग 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा मतलब समझ लो तुम 75% लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वो रहते हैं एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, विश्व के 7% लोग
केवल 10 देश में रहते हैं। मतलब विश्व का पूरा जो विश्व है, पूरा जो अर्थ है, उसका जो जनसंख्या है, उसका 60% लोग सिर्फ और सिर्फ कितने देश में रहता है? तो 10 देश में ही रहता है। अब तुम ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल जो कंट्रीज़ है, टोटल जो देश है, उसकी संख्या कितनी है? इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जितने भी देश हैं, 10 देश, उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और देखो वो 10 देश कौन-कौन सा है, तो जापान हो गया, रूस हो गया, नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूएसए हो गया, यूएस बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी बाबू, सॉरी। यूएस हो गया, उसके बाद भारत हो गया, उसके बाद चीन हो गया। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आबादी था? तो फिलहाल तो अभी तो इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है चीन, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। ठीक है? हालाँकि अभी जो है ये जो है मतलब काउंटिंग तो अभी चल ही रहा है। ठीक है? तो जब काउंटिंग हो जाएगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कि अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जगह पे है। तो ये 10 देश है, तुम्हें याद रखना है ये 10 देशों का नाम, कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं। तो जापान हो गया, रूस हो गया, नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूएसए हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया। ऐसे याद रख लेना, माने समझ लो, सॉन्ग बना लेना। और इसमें देखो यहाँ पे जीरो से लेके 1600 तक दिखाया गया है। मतलब 0 से 1600 तक कहने का मतलब है कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। जैसे ये जो 1400 है, इसका मतलब है 140। ठीक है? इसका मतलब क्या है? 140। और 1200 जो है, इसका मतलब 120 है। तो 120 करोड़ है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर आता है जनसंख्या का घनत्व। तो देखो बाबू, जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो भारत की जनसंख्या का औसतन घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब समझो 1 किलोमीटर इधर से हो गया, 1 किलोमीटर इधर से हो गया, और 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से। तो इसमें जो जितना लोग रहते हैं, वो कितने लोग रहते हैं? तो 382 लोग रहते हैं। 382 पीपल यहाँ पर रहते हैं। ठीक है? तो देखो ये जो निकालने का तरीका ये क्या है, कि किसी भी देश का टोटल जनसंख्या कर लो और उस देश का जितना क्षेत्रफल है उससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें निकल जाएगा कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है? अब देखो विश्व ये जनसंख्या का घनत्व। तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अगर कहा जाए कि जनसंख्या का घनत्व किसे कहा जाता है, तो कोई भी पृथ्वी तो एक ही है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पृथ्वी पृष्ठ में एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ठीक है? सामान्य रूप से जो है ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसमें इसे जो है किसमें व्यक्त किया जाता है, तो इसे जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का एक औसतन जनसंख्या का घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत में कितना है? तो 382 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो दक्षिण मध्य एशिया में, और उसके बाद पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अब देखो ये गुलटनवा जो है, ये स्वीटी से बात कर रहा है कि हमारा स्कूल में जो है ना कितना बच्चा है? 30 बच्चा है। तो जब सब एक ही क्लास में बैठ जाता है तो बहुत भरा भरा लगता है। स्कूल नहीं, क्लास में 30 बच्चा है, और जब सब एक जगह बैठ जाता है तो पूरा भरा भरा लगता है। और जब सब अलग अलग जगह पे बैठता है, जैसे एग्जाम के टाइम में अलग अलग बैठा दिया जाता है, तो क्या लगता है? तो खाली खाली लगता है। तो ये इसको बता रही है, जो स्वीटी है वो उसको बता रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। ठीक है? लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं, तब सभा भवन भी भरा हुआ
दिखने लगता है। सभा भवन जहाँ पर असेंबली हो गया या फिर कोई चीज़ का प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वहाँ पर जब पूरा सब स्कूल का बच्चा, माने स्कूल में जितना बच्चा है, अब जैसे समझ लो स्कूल का नाम है एक्स मान लेते हैं, ठीक है? स्कूल का नाम एक्स है, तो एक्स स्कूल का जितना भी बच्चा है वो अगर उस सभा भवन में चल जाता है तो स्कूल सभा भवन जो है वो भरा-भरा लगता है। लेकिन अगर एक क्लास का बच्चा जाता है तो वो क्या लगता है, तो खाली-खाली लगता है। अब देखो बाबू, आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो इसका भौगोलिक कारक है, पहले सबसे पहले आता है भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक काल कारक के अंदर क्या-क्या आ जाता है बाबू? तो सबसे पहले आ जाता है स्थलाकृति, दूसरा हो गया जलवायु, तीसरा हो गया मृदा, चौथा हो गया जल, और उसके बाद क्या आ जाता है बाबू? तो उसके बाद आ जाता है खनिज। ठीक है? इसके नीचे भी कुछ है, तो इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे सामाजिक और आर्थिक वाला आ जाता है। ठीक है? तो अभी इसको जानते हैं, भौगोलिक कारक को। तो देखो, भौगोलिक कारक में सबसे पहले आ गया स्थलाकृति। तो लोग जो है ना, वो सदैव पर्वत एवं पठारों की तुलना मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्वत उर्वत में रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बाबू। भूकंप वगैरह आ जाता है तो घर वर गिरने का दिक्कत रहता है, और फसल वगैरह भी नहीं होता है सही से। ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है खेती क्षेत्र, उसके बाद विभिन्न निर्माण एवं सेवा कार्य के लिए उपयुक्त होता है, मैदानी क्षेत्र। ठीक है? गंगा के मैदान जो है विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। गंगा का जो मैदान है, जो गंगा के आसपास जो मैदान है, जो फील्ड वगैरह है, वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा लोग बसे हैं। जबकि एंडीज, अल्फा एवं हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं, इसके आसपास बहुत कम लोग बसे हुए हैं। स्थलाकृति पर भी निर्भर करता है, जनसंख्या का वितरण को ये जो प्रभावित कर सकता है, क्योंकि देखो, अगर रहने का जगह नहीं रहेगा, घर आदमी सही से नहीं बना पाएगा, खेती वगैरह नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर लोग जो है नहीं रह सकता है। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर है, तो गंगा नदी के किनारे। अब देखो, आता है जलवायु। लोग जो है वो सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा ना, जैसे मतलब क्या हो गया कि सहारा मरुस्थल और रूस का ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। क्योंकि देखो बाबू, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा वहाँ पर भी आदमी को परेशानी होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगा वहाँ पर भी परेशानी होगा। तो हम लोग के साथ भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो हम लोग सोचते हैं यार क्यों ना ऐसा काम करते हैं, शिमला चले जाते हैं। ठीक है? तो शिमला वाले भी लोग सोचते होंगे, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि गर्मी वाले जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा गर्मी हो। तो जलवायु भी जो है वो निर्भर करता है जनसंख्या के वितरण में। उसके बाद आता है मृदा। मृदा मतलब क्या हो गया बाबू? मिट्टी। अगर मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है, उसमें खेती नहीं हो सकता है सही से, तो लोग वहाँ पर नहीं रहेगा। लोग वहाँ पर क्या करेंगे? तो लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि खेती होगा ही नहीं तो खाएँगे पिएँगे क्या? ये भी तो सवाल आता है ना। जैसे देखो, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और चीन में हुआंग ही, चांगजियांग, तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में घने बसे हुए लोग हैं। चीन में हुआंग ही, चांग जियांग। ठीक है, ऐसे याद रखना। गजब गजब नाम है, क्या बोलूं यार। उसके बाद आता है जल। तो लोग उन क्षेत्र में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अलवणीय जल हो। अलवणीय जल मतलब पीने योग्य। लवणीय जल क्या होता है बाबू? तो समुद्र वाला पानी होता है ना, जो खारा रहता है, नमकीन रहता है। ठीक है? तो विश्व की नदियां घाटी घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थलीय विरल जनसंख्या वाले लोग हैं। ठीक है? विरल जनसंख्या है वहां पर, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। अब आता है बाबू खनिज। तो खनिज जो है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक फंसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे के खाने और मध्य पूर्व में तेल के खोज में इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है? तो 5 कारक थे, कौन-कौन से? पहला भौगोलिक कारक में स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। अब हम लोग बढ़ते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, जिससे क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है ये चीज़। तो सबसे पहले आता है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में क्या है बाबू? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह रहेगा तो वहीं पर ना लोगों को काम मिलेगा। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर
आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे हुए क्षेत्र हैं। क्योंकि मुंबई के में भी बहुत ज़्यादा जो है ये है औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर भी तरह-तरह की कंपनियाँ है, तो वहाँ पर लोग जाके रहते हैं। और जापान में ओसाका, ठीक है? याद रखना ये सब जगह। उसके बाद आता है सांस्कृतिक कारण। तो धर्म एवं सांस्कृतिक महत्वता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे देखो वाराणसी हो गया, उसके बाद थेरू थेरुसलम, उसके बाद हो गया बाबू वेटिकन सिटी। इसके कुछ उदाहरण हैं। ये सब याद रखना, जहाँ पर धार्मिक क्षेत्र रहेगा वहाँ पर भी लोग जाना चाहते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, केदारनाथ हो गया, फिर तुम्हारा उज्जैन महाकाल हो गया, फिर ये हो गया, तरह तरह का जगह है। फिर जैसे ये हो गया, मक्का हो गया। तो हर एक धर्म के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उसी के आसपास रहें, जहाँ पर उनका मतलब धार्मिक क्षेत्र है। अब देखो सामाजिक कारक। तो अच्छे निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया पुणे। अब देखो जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है बाबू, देखते हैं हम लोग जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। अब जैसे मान लो 10 साल में क्या क्या हुआ जनसंख्या में परिवर्तन, 5 साल में क्या क्या हुआ, तो इसका जो निश्चित अवधि है, 50 साल में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, बढ़ा कि घटा, तो निश्चित अवधि है ना। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है। विश्व की जनसंख्या क्या है, तो स्थिर नहीं है। कभी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे कोई बीमारी वगैरह आ गया, कोई आपदा आ गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना हो जाता है, तो उन सब चीज़ में भी जनसंख्या की कमी हो जाती है। तो जनसंख्या का जो है वो समान नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। यह जो है वो कई गुना उम, जनसंख्या जो है स्थिर नहीं है, यह कई गुना जो है बढ़ गई है। ठीक है? तो देखो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा वास्तव में इसलिए हुआ है क्योंकि जन्म और मृत्यु की संख्या जो है वो परिवर्तन के कारण हुआ है। कभी बहुत ज़्यादा मतलब जनसंख्या बढ़ने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है? मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ी है। कब से बढ़ी है? तो सन 1800 ईस्वी में। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ जो है वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं था। तभी के टाइम में उतना ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। तो इसलिए क्या होता था कि बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था। कुछ लोगों को सही से भोजन भी नहीं मिल पाता था, ठीक है? किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि तभी जो है उतना अच्छा तकनीक नहीं था खेती का। तभी खेती वगैरह जो है मज़दूरों की सहायता से किया जाता था। अब तो तरह-तरह का मशीन आ गया है, ठीक है? तो इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि जो है वो बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। ठीक है? अगर पूछा जाए कि 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी बाबू? तो 1 अरब थी। ठीक है? उसके बाद 150 वर्षों बाद 1900 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 3 अरब पहुंच गई थी। ये सब चीज़ याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जा सकता है कि 1804 में कितना जनसंख्या था। उसके बाद 150 साल बाद 1959 में कितना जनसंख्या हो गया। तो पहले 1 अरब था, फिर 3 अरब हो गया। ठीक। अब देखो, इसके प्राय जनसंख्या जो है वो विस्फोट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विस्फोट माने फट जाना, बम जैसे विस्फोट हो जाता तो ढाक फट गया। ठीक है? तो 1999 में 40 वर्ष की अवधि में मतलब ये 1959 के बाद 40 साल बाद 1999 में जनसंख्या जो है वो दुगनी हो गई। कितनी हो गई? तो 6 अरब के आसपास हो गई। ठीक है? पहले कितना था बाबू? तो पहले था 1 अरब, उसके बाद 3 अरब हुआ, उसके बाद 6 अरब हुआ।
ये सब मुख्य मुख्य बिंदु है, सबको याद रखना। इसकी वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो खाद्य आपूर्ति एवं औषधि के कारण मृत्यु दर जो है वो कम होने लगी। अब जो है लोगों को खाना वगैरह अच्छे से मिलने लगा, क्योंकि नए नए तकनीक आने लगे। उसके बाद औषधि सब हो गया, दवाई वगैरह का भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब जो है मृत्यु दर कम हो गई। जबकि जन्म दर जो है अभी भी बहुत अधिक बढ़ रही है। किसी किसी के घर में देखोगे 10-10 बच्चा है, किसी किसी के घर में 12-12 है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब गलत है, वो सब कहना मेरा फर्ज नहीं है। आपका है, आपका लाइफ है, आप कुछ करो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सब चीज़ चाहे कि ना बाबू क्लिप बना के वीडियो नहीं डाल देना, ठीक है। देखो, तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जितने भी बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उसे किस में आंका जाता है? तो जन्म दर में आंका जाता है, ठीक है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को मापना। अगर 1000 व्यक्ति है तो उसमें से कितना जीवित है उसको मापना, ठीक है। मतलब 1000 बच्चे का अगर जन्म हुआ तो उसमें से कितने जीवित है उसको मापना। उसके बाद मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृतक की संख्या में मापा जाता है। प्रति 1000 व्यक्ति में कितने जो है वो मृतक निकले, इस चीज़ पे मापा जाता है। अगर 1000 हैं, उसमें से मान लो 150 की मृत्यु हो गई, तो उस चीज़ पे मापा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मृत्यु दर। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं, ठीक है। लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। अब जैसे यहाँ से किसी का सपना होगा दुबई जाने का, किसी का सपना होगा कोरिया जाने का, किसी का सपना होगा रसिया जाने का, किसी का अमेरिका जाने का होगा, समझ रहे हो ना। तो लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। अगर बहुत अधिक मृत्यु हो रही है तो उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। बहुत अधिक जन्म हो रहा है तो उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। एक देश में जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं बाबू? तो जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या को बढ़ाने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि का तीव्रता से बढ़ाना है, ठीक है। इसमें क्या है? तो जनसंख्या को बढ़ाने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ाना। प्रवास क्या है? तो प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। अब बाहर से आके कहीं पे कोई लोग रह रहा है। अब जैसे सपोज डेट मान लो कि तुम यहाँ से अमेरिका चले गए, तो तुम्हारा काउंटिंग कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा या फिर अमेरिका में होगा? तो अमेरिका में होगा ना, क्योंकि तुम वहाँ पे चले गए। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब देखो, जो लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रवासी। उसे क्या कहते हैं? जो लोग देश को छोड़ के चले जाते हैं उत्तर उत्तर प्रवासी कहते हैं। और जो लोग देश में आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप्रवासी। आजा बाबू आजा, आप्रवासी, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पर दिया है जनसंख्या में संतुलन। तो ये क्या है? इसमें देखो क्या दिया हुआ है। ये है जन्म दर, इधर है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि हो सकता है। अगर मृत्यु कम होगी, जन्म ज़्यादा होगा, तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना। इससे क्या होता है? जनसंख्या एक जैसी रहती है। अगर जन्म दर भी बराबर है, मृत्यु दर भी बराबर है, तो जनसंख्या बराबर होगा। और अगर जन्म दर कम होगा, मृत्यु दर अधिक होगा, तो इससे क्या होगा? जनसंख्या में कमी होगी, ठीक है। जनसंख्या में कमी कैसे होगी? तो मृत्यु दर अधिक होगा, जन्म दर कम होगा। और बराबर कब होगा? अगर समान होगा तो जन्म दर भी इक्वल होना चाहिए और मृत्यु दर भी इक्वल होना चाहिए। और जनसंख्या अगर बढ़ सकती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? कि जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, तो इससे जनसंख्या बढ़ सकती है, ठीक है। देखो, अप्रवासी एक व्यक्ति जो नए देश में आता है। एक व्यक्ति जब नए देश में आता है, जैसे हम यहाँ से अमेरिका में जाके रहने लगेंगे, या फिर किसी और देश में चाइना में रहने लगेंगे, जापान में रहने लगेंगे, तो वो हम क्या कहलाएंगे? अप्रवासी, वहाँ के लिए। उसके बाद उत्प्रवासी, जैसे हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ के लोग हमको कहेंगे ये था उत्प्रवासी। उत्प्रवासी क्या कहेगा? उत्प्रवासी था ये लड़का, छोड़ के भाग गया यहाँ से।
तो देखो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। बाहर से लोग जाके रहते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्री है तो लोग जाके रहते हैं। उसी तरह सूडान देश एक उदाहरण है जिसमें लोग के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवासी के कारण जनसंख्या में कभी कमी का अनुभव किया गया है। सूडान से लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर से लोग अमेरिका में आ जाते हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसर की खोज में कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं। जो कि देखो, कोई देश अगर कम डेवलप है तो लोग चाहता है कि वहां से छोड़ के हम दूसरे देश में चले जाएं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग जो है वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। अब लोग को अगर अपने गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाता है। ठीक है, दूसरा कोई अच्छा सिटी में चला जाता है। अगर अपने देश में रोजगार नहीं मिल रहा है तो अपना देश छोड़ के दूसरा देश में चला जाता है, क्योंकि आदमी को किसी ना किसी तरह करके अपना तो लाइफ स्पेंड करना ही है ना। अब देखो आता है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। अब क्या आता है? जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। देखो, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, यद्यपि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती है। कहीं पर जो है ज़्यादा बढ़ रहा है ना, अब जैसे एशिया वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसके बाद नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, साउथ में कम रह रहे हैं, तो उससे साउथ में थोड़ी बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है तो नॉर्थ में बढ़ रहा है ना, तो कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे नहीं बढ़ रहा है। कुछ देश जैसे केनिया की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। केनिया में क्या है? तो जनसंख्या की दर बहुत ज़्यादा है, ऊंची है, उ- बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। ऐसे देश में क्या है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुविधा के साथ मृत्यु दर कम हो गया है। अभी के समय में क्या है कि स्वास्थ्य का सेवा जो है बढ़ गया है तो मृत्यु दर कम हो गया है। परंतु जन्म दर जो है अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। क्या हो रहा है कि जन्म दर अभी भी जो है बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है? तो वृद्धि दर भी बढ़ता जा रहा है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि में की दर जो है वो मंद है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो जन्म दर भी जो है वो निम्न है, और मृत्यु दर भी जो है, मृत्यु दर के कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि में मंद है। जन्म दर अधिक हो रहा है, मृत्यु दर कम है। सॉरी यार, क्या क्या बोल रहा हूँ। जन्म दर जो है वो कम है और मृत्यु दर जो है वो अधिक है, जिससे कारण क्या है? वृद्धि जो है वो मंद है, मतलब ठंडा पड़ा हुआ है, अभी वृद्धि नहीं हो रहा है, क्योंकि जन्म दर जो है वो कम है ना। अब देखो आता है जनसंख्या संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है? जैसे ऑर्गेनाइज करके रखना, लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखना। ठीक है। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अगर कहीं पे ज़्यादा भी जनसंख्या है, कम भी है, तो उससे देश के विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, बंगाल बोलता हूँ, बांग्लादेश और जापान, ये क्या है? अति घने बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक विकसित देश है। जापान क्या है? तो बांग्लादेश से अधिक विकसित है, और बांग्लादेश क्या है? तो कम विकसित देश है, वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। उससे ज़्यादा डेवलप कौन सा है? तो जापान है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि मैं अपने पोते पोती को कहानी सुनाती हूँ। ये जो दादी जी है ये क्या कहती है? मैं अपने पोते पोती को कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद ये इंजीनियर साहब है, ये क्या कहते हैं कि मैं सेतु सेतु बनाता हूँ। सेतु मतलब पुल हो गया, पुल बनाता हूँ। और ये जो है, ये जो रॉक स्टार है योयो हनी सिंह, ये क्या कहता है? सॉरी, योयो हनी सिंह नहीं है, कोई और है। ये क्या कहता है कि मैं जो है विवाह में, समारोह में गाता हूँ। मैं शादी विवाह में जाता हूँ और वहाँ पर जाके गाना गाता हूँ। और ये जो आंटी जी है ये क्या कहती है कि मैं घर की देखभाल करती हूँ। और ये जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जो है, लेडीज जो है, वुमेन्स डॉक्टर, वो क्या कहती है कि मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ, मतलब मैं उस चीज़ पे खोज कर रही हूँ। और ये जो ताऊ जी हैं ये क्या कह रहे हैं कि मैं
किसान हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए एक सभ्य संसाधन है, मानव संसाधन के रूप में अपना योगदान सब जो है वो दे रहा है। ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान है। तो आप लोग देखो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग स्टूडेंट हो, आप आगे जाके कुछ बनोगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, तो वो लोग भी जो है देश का कुछ ना कुछ मतलब देश में जो है अपना प्रतिक्रिया देगा, जिसके कारण क्या होगा कि देश जो है वो डेवलप करेगा। तो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि आपके अंदर क्या गुण है, तब तक कैसे पता चलेगा कि वो जो है देश के लिए कुछ कर सकता है। अगर आपके अंदर अच्छा गुण है, पढ़ने का गुण है, किसी के अंदर बढ़ाने का गुण है, किसी के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का गुण है, जैसे कोई बच्चा होता है जो कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम करता है, तो सबके अंदर अलग अलग तरीके का जो है वो गुण होता है। तो लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर यानी कितना पढ़ा लिखा है, और स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आय के स्तर क्या हो गया, देखो, आय का स्तर हो गया, अब जैसे कोई कुछ पैसा ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो सब जो है वो एक दूसरे से अलग है। लिंग के रूप में हो गया, जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, आयु में कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है। उसके बाद साक्षरता स्तर, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कैसा व्यवसाय कर रहा है, तो इस चीज़ से लोग जो है वो एक दूसरे से अलग है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर में लोग जो है उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या का संगठन क्या करता है, तो जनसंख्या का जो संरचना है उसको दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्री है, मतलब कितना पुरुष है और कितना स्त्री है, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। कोई हो सकता है अपना खुद का काम करता हो, कोई हो सकता है किसी के अंदर काम करता हो, जैसे किसी के पापा का दुकान होगा, किसी के पापा कहीं पे जॉब करते होंगे। ठीक है, तो तरह तरह का चीज़ होता है। उनकी आय का स्तर और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, इन सब चीज़ के बारे में यह बताता है। देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक विधि को क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु के में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष के बीच में ये क्या करता है, तो दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखो जनसंख्या पिरामिड है, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, तो 0 से 4 साल, उसके बाद 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, ऐसे करते करते जो है 85 प्लस तक दर्शा रहा है कि किसकी कितनी उम्र के लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिला उपविभाजित है। इधर साइड देखो, इस साइड पुरुष है, इस साइड महिला है, तो दोनों को अलग अलग विभाजित किया है कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिला है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। ठीक है, वो क्या करता है, तो किसी देश में रहने वाले लोगों के कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। क्या करता है, तो 15 वर्ष से जितने भी कम हैं उसे क्या किया गया है, तो नीचे वर्ग में दिखाया गया है। देखो 15 वर्ष से नीचे जितने भी हैं 10 से 14 तक, इस सबको क्या किया गया है, तो नीचे वर्ग में दिखाया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग हो गए, और यहाँ पर क्या हो गए, तो वृद्ध लोग हो गए, जो बूढ़े हो जाते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, तो ऊपर का आकार वृद्ध लोग यानी 65 से अधिक साल के लोगों का है। ऊपर का जो आकार है वो क्या है, 65 से अधिक लोगों का है, और मृतक की संख्या को दर्शाता है। ये क्या करता है, तो मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के हैं। युवा आश्रित जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, तो 15 वर्ष से कम आयु के हैं। 65 से अधिक आयु के आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं।
और वृद्ध लोग जो हैं वो किस में आते हैं, तो 65 से अधिक आयु के अंदर आते हैं। और कार्यरत लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे अब 15 से लेके 65 साल में, तो कोई पढ़ाई करता है, कोई जॉब करता है, तो तरह तरह के लोग इसमें आते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, तो ये सक्रिय वर्ग में रखा गया है। सक्रिय वर्ग मतलब क्या हो गया, एक्टिव लोग, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होता है, वो लोग आते हैं। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर की दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर स्तर से तीव्रता से सांकरा हो गया है। देखो नीचे में जो है वो चौड़ा है, आधार में चौड़ा है, और ऊपर जो है वो सांकरा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वर्ग के आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और इस आयु वर्ग के लोग जो हैं वो कम हैं। ठीक है, आधार का चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सांकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु जो है वो शैशव काल में ही हो जाता है। मतलब कुछ का जो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है, वृद्ध लोगों की संख्या जो है बहुत कम है। इस स्थिति को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर जो है ये क्या है, केनिया का पिरामिड है। यहाँ पर क्या है, तो बच्चे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं उससे कम हैं, और वृद्ध लोग जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब कम प्रतिशत की हैं। ठीक है, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चे में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग की पिरामिड चौड़ी है, जिसमें जो है बच्चे वर्ग की जो मृत्यु है वो कम है, तो उसमें क्या है, युवा की जो है वो पिरामिड चौड़ी है। तो देखो यहाँ पर युवाओं की पिरामिड जो है वो कुछ चौड़ी है, क्योंकि शिशु जो है प्रौढ़ावस्था तक ही जीवित रहते हैं। प्रौढ़ावस्था मतलब क्या हो गया, एडल्टहुड में जैसे कुछ होते हैं कि बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो ये देखो भारत के पिरामिड में दिखाया गया है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षत अधिक है। इसका अर्थ क्या है कि मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति है। इससे क्या है कि मतलब युवा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो देश का जो है डेवलपमेंट होगा, साथ साथ लोग काम भी बढ़ेगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो पिरामिड है ये कहाँ का है, ये भारत का पिरामिड दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अब देखो कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड जो है वो सांकरा है। आधार मतलब नीचे पर जो है पिरामिड वो सांकरा है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर जो है वो कम है। घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। जहां पर देखो अधिक लोग जो है वो वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य हैं। जितने भी युवा हैं, क्योंकि उनमें उत्साह है, कुछ सीखने की शक्ति है, तो वो देश का क्या है, भविष्य है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादन बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। जितने भी युवा हैं उनको अवश्य ही शिक्षा देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, तो देश का विकास हो सके। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब जितना भी है चैप्टर 1 से लेके 5 तक सबका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 6 अरब के पास थी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो में कौन सा पॉइंट जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।